हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। अगर किडनी की बात करें तो किडनी जो है वो हमने पढ़ाई है इस क्वेश्चन में। किडनी जो है बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। किडनी कैसा ऑर्गन है, यहाँ पे एक एक चीज लिख के हम समझेंगे तो हमें ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। तो पहली चीज ये है कि किडनी इज अ वाइटल ऑर्गन। किडनी बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर ये ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा हमारे बॉडी में तो बहुत ही एसेंशियल फंक्शन जो कि एक्सक्रीशन है या फिर हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर एक्सपेल करने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। इसीलिए किडनी जो है बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। ठीक, किडनी क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है किडनी के थ्रू, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो किडनी जो है वाइटल ऑर्गन है, नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन में हेल्प करता है। ओके, अब देखो क्या होता है कि कई बार किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई, कोई चोट पहुंच गई किडनी को किसी वजह से, या फिर किडनी में जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो रहा है। तो क्या चीज है, तीन चीजों की वजह से। पहली चीज होती है इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी में, या फिर किडनी में कोई चोट पहुंच गई, से फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से एब्डोमेन वाले पोर्शन में कोई चोट पहुंची, इसकी वजह से किडनी इफेक्ट हुआ, या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी में जितना ब्लड का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि किडनी भी एक ऑर्गन है और किडनी जो एक ऑर्गन होता है उसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और वेस्ट दोनों किडनी में ले जाना होता है। तो अगर किडनी में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, या फिर कह सकते हो आप इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो, रिस्ट्रिक्टेड और इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो, अगर ये किडनी में नहीं हो रहा है, ये तीनों चीजें, इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इंजरी हो गई है या फिर कोई इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो किडनी में हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती। ठीक है, तो किडनी का फंक्शन जो होता है, किडनी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, किडनी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो ये क्या रिजल्ट करता है, इट रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर, इट रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर। इट रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो जाती है तो हम समझ ही सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और एक्यूमुलेट होने की वजह से वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां पे ये वेस्ट जो होगा पॉइजनस हो जाएगा, और पॉइजनस वेस्ट अगर बहुत टाइम से बॉडी से बाहर ना निकले तो इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, किडनी फेलियर का जो रिजल्ट होगा दैट विल बी accumulation of poisonous waste, accumulation of poisonous waste। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट अगर नहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि यूरिया या यूरिक एसिड बॉडी से बहुत टाइम तक एलिमिनेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा और बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा, और ऐसे अगर वेस्ट बॉडी में कलेक्ट होता रहेगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट होता रहेगा तो इट विल लीड टू डेथ। अब इस डेथ को अवॉइड करने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, आर्टिफिशियल किडनी चाहिए होती है। तो आर्टिफिशियल किडनी नाम से, तो आर्टिफिशियल किडनी समझो क्या है, आर्टिफिशियल किडनी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ एक डिवाइस होता है। वो एक डिवाइस होता है जो कि हेल्प करता है जो ब्लड से जो भी आपका वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस।
ठीक है, इसीलिए इसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। ये प्रोसेस जो होता है इसी को डायलिसिस कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी जो है होता है वो एक डिवाइस है, और डायलिसिस जो है वो एक प्रोसेस है जो कि इन केस ऑफ किडनी फेलियर क्या करता है, हमारे बॉडी से जो भी पॉइजनस वेस्ट है, जो भी वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी क्या चीज हुई? आर्टिफिशियल किडनी नथिंग बट अ डिवाइस। तो इसीलिए क्या यूज होता है? यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी जो होता है वो सिर्फ एक डिवाइस होता है दैट हेल्प्स इन removal of waste from the blood through dialysis, that helps in waste removal from blood through dialysis, through dialysis। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी की बात करें तो आर्टिफिशियल किडनी कुछ नहीं है, एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक चीज है। और ये क्या है आर्टिफिशियल किडनी, वो भी हम समझेंगे। और प्रोसेस जिससे होता है उसे कहते हैं डायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है? देखो, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, वो एक सेट ऑफ ट्यूब्स होते हैं। कुछ नहीं होता, आर्टिफिशियल किडनी एक सेट ऑफ ट्यूब्स होते हैं, और वो जो ट्यूब्स होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा बॉडी में जो ब्लड है जिसका डायलिसिस होना है, उस ब्लड को इन ट्यूब्स से पास कराया जाता है। तो जो ब्लड इन ट्यूब्स में होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होता है। ठीक, उसमें से पास कराया जाता है, और पास कराने से क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी में या ब्लड में जो भी वेस्ट होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन से क्या होता है, वो वेस्ट होता है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है। ठीक है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है वो उसमें कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, वो क्लीन फ्लूइड होता है, उसमें चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्यूरिफाइड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है वो वापस से पेशेंट के बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ओके, तो इसमें बस एक चीज समझ लो कि एक ट्यूब है, ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू ब्लड को पास कराया जाता है, और ब्लड से जो भी वेस्ट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाता है, जो कि क्लीन फ्लूइड होती है जिसमें कोई नाइट्रोजनस फेज या कोई वेस्ट नहीं होता। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है दैट इज समथिंग विच इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है प्रोसेस किडनी के जैसा ही जैसे प्रोसेस होता है वैसा ही प्रोसेस होता है जो नेफ्रॉन्स में प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट ये होती है कि नेफ्रॉन्स में कई बार सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती है कि जो ब्लड पास किया जाता है, जो ब्लड हमारे बॉडी में किडनी में जाता है, उसमें से जो फिल्ट्रेट होता है, कितना फिल्ट्रेट हमारे नेफ्रॉन्स के थ्रू पास होता है, अराउंड 180 लीटर्स। मतलब हमारे किडनी में 180 लीटर फिल्ट्रेट डेली चेक होता है, और उसमें से सिर्फ 1 से 2 लीटर जो होता है वो यूरिन के थ्रू पास होता है। तो ये चीज होती है, राइट। तो 1 से 2 लीटर ब्लड जो होता है वो 1 से 2 लीटर फिल्ट्रेट जो होता है पास होता है, बाकी 180 लीटर जो होता है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 180 लीटर्स में से 102 लीटर पास होता है, और बाकी बचा मैक्सिमम जो फिल्ट्रेट होता है वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन ये जो रीअब्जॉर्प्शन वाली कैपेसिटी होती है वो डायलिसिस में नहीं हो पाती है। बस ये होता है डायलिसिस में कि ब्लड जाएगा, उसमें से नाइट्रोजन बेस जो होता है वो बाहर निकल जाएगा, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड जो होगा इट गोज बैक टू दी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, क्या चीज हमने पढ़ी? पहली बात तो ट्यूब्स होती हैं। इसमें क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी में? स्मॉल ट्यूब्स होती हैं। ठीक, और ये जो ट्यूब्स होती हैं इनका सेमी परमिएबल मतलब इसके थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है। सेमी परमिएबल लाइनिंग या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ब्लड जो होता है इट पासेस थ्रू दीज ट्यूब्स
and the nitrogenous waste is removed from the blood through diffusion and this waste goes into the dialyzing fluid. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर through diffusion the blood is purified and the waste goes into the dialyzing fluid. डायलाइजिंग फ्लूइड में शुरू से कोई वेस्ट नहीं होता, ऑफ कोर्स क्लीन फ्लूइड होता है, उसमें वेस्ट चला जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट प्यूरिफाइड ब्लड pumped back into the body, back into the patient. ठीक है, इसमें नो रीअब्जॉर्प्शन लाइक दैट इन केस ऑफ किडनी, नो रीअब्जॉर्प्शन. किडनी में जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेट मतलब जो डेली ब्लड जितना फिल्टर होता है या फिर जितना फिल्ट्रेट डेली नेफ्रॉन्स जो हैंडल करते हैं वो 180 लीटर होता है, लेकिन ओनली 1 to 2 liters is excreted out कह सकते हैं या फिर excreted out as urine. ओके. इसमें एक और चीज थी, जो ये जो ट्यूब्स होती हैं इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एज दैट इन ब्लड. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ ब्लड इन द बॉडी. और ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, थ्रू डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन करती क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में तो यही होता है ना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समथिंग इट विल अलाउ टू पास और समथिंग इट विल नॉट अलाउ टू पास. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है उसके थ्रू डिफ्यूजन होता है, यानी कि जो चीज जो वेस्ट जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता वो इस मेम्ब्रेन को ऐसा बनाया जाता है कि उस मेम्ब्रेन से वो पास होकर डायलाइजिंग फ्लूइड में चला जाए. फिर ब्लड प्यूरिफाइड जो रह जाता है उसको पंप कर देते हैं बैक टू द बॉडी. सो दैट इज अबाउट द हीमोडायलिसिस. इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स. अब वो एक्सक्रीशन प्लांट्स भी हम देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक्सक्रीशन प्लांट्स हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन बेसिकली एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, राइट. एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो हमने ह्यूमन बींग्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसकी जो टेक्निकलिटी है वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली. और यहाँ पर हीमोडायलिसिस यानी कि जो आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस होता है और आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है वो हमने यहाँ पर समझ लिया. तो किडनी, आर्टिफिशियल किडनी क्यों चाहिए होती है, आर्टिफिशियल किडनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आर्टिफिशियल किडनी कैसे फंक्शन करती है, वो हमने समझ लिया. अब इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक हमारा लाइफ प्रोसेस में बच जाता है, वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ये छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक को मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रही हूँ एंड you will be free with the life processes topic. काफी लंबा टॉपिक हुआ but it was very interesting to teach and I hope it will be very interesting for you all to study also. Okay, तो पहले excretion plants. तो excretion plants में क्या, देखो क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन के टाइम पर कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, राइट. तो ये जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है प्लांट्स में थ्रू फोटोसिंथेसिस वो एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोसेस ही है, क्योंकि उस टाइम पर प्लांट को कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, तो यही होता है जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन
through photosynthesis is a kind of excretion. Also, जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे जो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी एक्सक्रीशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन का रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज थ्रू रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद प्लांट्स में हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, वहां पर हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं उसमें से वाटर जो इवेपोरेट होता है, राइट, जो पानी का लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज होता है। तो एक्सेस वाटर का जो लॉस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोसेस। तो लॉस ऑफ वाटर, और you can say release of excess water, loss of excess water through transpiration is also a kind of loss of excess water through transpiration is also a kind of excretion. उसके बाद प्लांट्स में बहुत सारे डेड सेल्स एक्यूमुलेट करते हैं, ये भी हमें पता है। और ये डेड सेल्स जब एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, लीव्स ओल्ड हो गई हैं और लीव्स में ओल्ड होने की वजह के टाइम पर जैसे ओवर जब लीव्स की एजिंग हुई तो बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं वो लीव्स में एक्यूमुलेट कर गए। जब ये सेल्स लीव्स में एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं तो ओल्ड एज में क्या होता है, यानी कि जब लीव्स ओल्ड हो जाती हैं तो क्या होती है, वो टूट के गिर जाती हैं। तो क्या होता है कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स एंड द लॉस ऑफ ओल्ड लीव्स, क्योंकि कोई भी डेड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच है, कोई प्लांट की ब्रांच है, उसमें भी डेड सेल्स अगर एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद होगा क्या, वो ब्रांच टूट के गिर जाएगा या फिर स्टेम टूट के गिर जाएगा, या फिर लीव्स अगर ओल्ड हो गई हैं तो उसमें भी डेड सेल्स एक्यूमुलेट कर चुके हैं और वो प्लांट जो है या फिर जो लीफ पार्ट है वो शेड हो जाएगी, दैट लीव्स विल बी शेड एंड ऑफ कोर्स न्यू लीव्स विल टेक इट्स प्लेस और न्यू लीव्स विल रिप्लेस द ओल्ड लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स, accumulation of dead cells like in case of leaves, ठीक है, will lead to shedding of old leaves. सिमिलरली जैसे आपका ओल्ड ब्रांच हो गया या फिर ओल्ड स्टेम हो गया, तो वो सारे जो क्या करते हैं, वो लीव्स एक्यूमुलेट होने के बाद डेड सेल्स जब एक्यूमुलेट करते हैं तो वो पोर्शन जो होता है प्लांट का अपने आप टूटकर गिर जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, हमें पता है कि जो प्लांट के सेल होते हैं उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं और ये वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि ये वैक्यूल्स के अंदर कैपेसिटी होती है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने की। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सेल्स के बाहर हो जाते हैं या फिर दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन cellular vacuoles, accumulation of waste in cellular vacuoles, ठीक है, leading to their being excreted out of the plant cell। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होता है या फिर बहुत सारा वेस्ट अगर वैक्यूल्स में एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस है, बाद में वो वैक्यूल्स ज़्यादा फट जाएंगे या फिर वो प्लांट सेल से उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेलुलर वैक्यूल्स में किस तरह से एक्यूमुलेट करता है। उसके अलावा क्या होता है, जो जाइलम होता है, हमने पढ़ा था जाइलम जो होता है दैट हेल्प्स इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम जो होता है उसमें रेजिन्स और गम्स अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, रेजिन्स एंड गम्स जो होते हैं वो एक तरीके का वेस्ट ही होता है
वेस्ट इन जाइलम। और कई बार प्लांट क्या करता है, कुछ वेस्ट को सॉइल में ही रिलीज कर देता है। रिलीज ऑफ सम वेस्ट इन सॉइल, रिलीज ऑफ सम वेस्ट इन सॉइल। तो हमने क्या क्या समझा? पहली बात तो हमने समझा कि रिलीज ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिस्पेक्टिवली। उसके बाद फिर हमने समझा कि जो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, उसके बारे में। उसके बाद जो डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो फिर वो पोर्शन जो होता है जहाँ पर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर गए हैं प्लांट में, वो टूट कर गिर जाते हैं। उसके अलावा हमने समझा कि जो सेलुलर वैक्यूल्स होते हैं उसमें भी प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करता है एंड दैट इज समथिंग विच इज स्क्वीटेड आउट, या फिर वो प्लांट सेल से बाहर निकल जाता है। रेजिन्स एंड गम्स जो एक्यूमुलेट होते हैं जाइलम में, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्लांट होता है या फिर जो ट्री होता है वो कुछ अपना वेस्ट जो होता है उस सॉइल में ही रिलीज कर देता है। सो दैट इज ऑल फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अब एक्सक्रीशन भी खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब जो लाइफ प्रोसेस का जो आपका टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी का, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जितना अच्छे से हो सकता था मैंने आपको पढ़ाया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट अब हम क्लास 11th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्लास 12th एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। क्लास 9, 10th, 11th, 12th का एक एक टॉपिक लेकर वी विल स्टडी। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching and please do not forget to like, share and subscribe.